नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 14 जून के करंट अफेयर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। देखते हैं टॉपिक क्या है हमारे आज के। हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है रिगार्डिंग योर इंटरनेशनल रिलेशंस विच इज जीएस पेपर 2 IR। इसमें बात हो रही है कि जो यूएसए ने 2017 में यूनेस्को से अपना जो मेंबरशिप है वो बहाल ले ली थी। सो अब यूएस वापस से चाह रहा है कि वो इस यूनेस्को में वापस से आए। सो देखते हैं हमारे यहाँ पे दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट इज योर अबाउट यूनेस्को, दैट व्हाट इज यूनेस्को, व्हाट इज यूनेस्को, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा हो गया कि यूएस जो है उसने पहले क्यों इसमें से अपना जो मेंबरशिप है वो उसमें से अपना बाहर ले लिया था। सो ये हमारा सेकंड टॉपिक हो गया। देखते हैं। सो इनिशियली जो यूएस है उसने ज्वाइन किया था यूनेस्को इन द ईयर 1945। ओके, बिकॉज उसने ये देखा कि जो यूनेस्को है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के ऊपर देखते हुए यूएस ने क्या किया कि इस पे अपनी जो मेंबरशिप है उसको लिया। ठीक है, नाउ इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ओके, इन 2017 जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थे वहां पे यूएसए में, सो उन्होंने डिसाइड किया कि इस यूनेस्को से यूएस को विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, सो अब वापस से न्यूज आ रही है कि यूएस इज अबाउट टू रीजॉइन यूनेस्को। मैं अगर बात करूं यूनेस्को की, सो अगर यूएस ज्वाइन करता है यूनेस्को सो इट विल बी ए फाइनेंशियल बूस्ट। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, ऑलमोस्ट 22% ऑफ द फंडिंग, ऑफ द ओवरऑल फंडिंग आई वुड से, ठीक है, जितने भी यूनेस्को के मेंबर कंट्रीज हैं उनमें से अगर देखा जाए तो जो यूएसए है उसकी जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन, दैट इज योर 22%। ओके, सेकेंडली इट इज अ ग्लोबल लीडरशिप। एक बार अगर यूनेस्को में यूएसए वापस आ गया सो इट विल एक्ट एज अ ग्लोबल लीडरशिप फॉर होल वर्ल्ड। ठीक है, तीसरी चीज काउंटर बैलेंसिंग चाइना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर यूनेस्को की बात की जाए सो यहां पे इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात हो रही है ना। ठीक है, नाउ मैं अगर चाइना वर्सेस यूएसए की बात करूं, चाइना वर्सेस यूएस, सो जो चाइना है ये अपना मैरीटाइम डोमिनेंस इंक्रीज कर रहा है। साउथ चाइना सी हो गया या तो इंडियन ओशियन रीजन हो गया, है ना। इसी के साथ साथ ये कॉन्टिनेंट्स पे भी ध्यान दे रहा है, मतलब कि आपका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, सीपैक हो गया। सो ये सारी चीजें क्या है, ये सब ये देखा जा रहा है कि चाइना एक तरह से कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज मैरीटाइम डोमिनेंस में अपना जो इन्फ्लुएंस है, जो डोमेन है अपना, वो इंक्रीज कर रहा है। नाउ इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस दिस थिंग, ठीक है, यूएसए जो है वो आगे आए और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करे ताकि एक तरह से वहां पे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो सके। ठीक है, सो थर्ड फैक्टर इज काउंटर बैलेंसिंग चाइना। फोर्थ फैक्टर मल्टीलैटरल एंगेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि और भी देशों के साथ एक डिप्लोमेटिक टाइज होना। ठीक है, कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी कंट्रीज के बीच में अगर समझौते हो रहे हैं तो उसको आगे लेके जाना। ठीक है, सो यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। देन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, अपनी सभ्यता को आगे लेके जाना। ठीक है, टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज। और लास्ट क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। कहीं ना कहीं अगर यूनेस्को की बात की जाए सो इट
gives rise to the awareness about climate change and sustainability. So ये सारे पॉइंट्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट अगर मैं यूनेस्को की बात करता हूं तो, ठीक है। नाउ आपको अब एक ब्रीफ आइडिया हो गया है कि यूएस क्यों ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, अबाउट दी यूनेस्को। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। All right, let's see next topic. The Hiroshima Artificial Intelligence Process. This is once again, it comes under your International Relations GS paper 2. देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा। So 2023 में जो G7 समिट हुआ है, ठीक है, which is hosted by Japan. तो फर्स्ट कंटेंट हमारा आ गया कि जो G7 समिट है 2023 का, वो कौन होस्ट किया है? वो होस्ट किया है जापान ने, ठीक है। नाउ इनिशिएटेड द हिरोशिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस विच इज HAP, हिरोशिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक तरह से एफर्ट है to increase and to determine the artificial intelligence and to regulate it, ठीक है। इसके रेगुलेशन की बात की जा रही है। सो आपको कहीं भी अगर HAP दिखाई दे तो उसका क्या मतलब हुआ? पहला टू रेगुलेट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरी चीज ये कि to immediately take stock of the opportunities and challenges of generative AI, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया इसका कि to take challenges and responsibility towards क्या? towards generative AI, ठीक है। सो ये दो इसके मेन फंक्शंस हैं और मैं कहूं मेन पॉइंट्स हैं अबाउट हिरोशिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है, वंस अगेन दिस इज लिंक्ड टू योर GS पेपर 3 साइंस एंड टेक। ये टॉपिक आपका GS 3 में आ जाएगा, साइंस एंड टेक में, ठीक है। देखते हैं टॉपिक क्या है। सो टॉपिक हमारा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन द कंट्री। ये हमारा टॉपिक हो गया। अब इसमें से डिराइव्ड कंटेंट क्या आता है हमारे लिए? हमारे लिए इसमें से कंटेंट आता है कि क्यों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको एक तरह से रेगुलेट करने की बात की जा रही है। रेगुलेट क्यों करना जरूरी है, ठीक है, देखते हैं। और इसी के साथ साथ क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरह से ये स्टेटमेंट दी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि ट्विटर है, एक तरह से ट्विटर को यहां पे शटडाउन करने की बात की जा रही है। सो ऐसा क्यों है, देखते हैं। सो द इंडियन गवर्नमेंट हैज थ्रेटन्ड टू शट डाउन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर। इतना क्लियर है, ये न्यूज है। अब जो भारतीय सरकार है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इन्होंने डिमांड किया है कि एक तरह से डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक तरह से ग्राउंड लेवल तक जा सके। नाउ इसमें एक बहुत बड़ा डीमेरिट है, वो ये है कि जब एक बार टेक्नोलॉजी ग्रास रूट लेवल तक जाती है
सो वहां पे आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी फेक न्यूज है और कौन सी रियल न्यूज है। ठीक है, सो अगर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी यहां पे आ रही है, सो इसी के साथ साथ ये चीज ध्यान रखनी होगी कि यहां पे डेटा जो है विच इज द टुडेज गोल्ड, डेटा जो है वो आज का गोल्ड है। ठीक है, आज के दौर में जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। सो ऐसे में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम किसी भी न्यूज को ट्रैक डाउन कर सकें, और उसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, या इसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं कि दीज आर योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज। ठीक है, जो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है उनको सबको यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यहाँ पे अधेयर करना पड़ेगा, उनको इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब बात ये हो रही है, देखिए मेन इसका न्यूज़ ये है कि जो ट्विटर है इन पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं यहाँ पे फेक न्यूज़ के। ठीक है, फेक न्यूज़ ऑन सेंसिटिव इश्यूज। ठीक है, सेंसिटिव इश्यूज जैसे कि रिलीजन हो गया। ठीक है, सो इन सब टॉपिक्स के ऊपर फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज बात करूं, सो 2020 और 2021 में, 2020 और 21 में क्या हुआ था कि जब पूरा वर्ल्ड जब कोविड-19 से जूझ रहा था, सो वहां पे भी देखा गया कि डेटा से खिलवाड़ किया गया है। ठीक है, जो एक्चुअल नंबर्स हैं कोविड के केसेस के, ठीक है, उनको लेके यहां पे खिलवाड़ किया गया है बाय दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज ट्विटर। ठीक है, टुवर्ड्स द हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। सो देखा ये जा रहा है, मतलब कहने की बात ये है कि यहां पे जो फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, अच्छा फेक न्यूज की बात करते हैं। सो यहां पे एक कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड एज डीप फेक, डीप फेक टेक्नोलॉजी, डीप फेक टेक्नोलॉजी। यहां पे क्या होता है, देखिए ये बहुत ही आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है। इससे क्या मतलब हुआ कि कोई भी इमेज है, ठीक है, जैसे कि कोई भी इमेज है, उस इमेज को हम लोग एक तरह से मूवमेंट करवा सकते हैं। जस्ट इमेजिन, ठीक है, कोई भी फोटो है, हम उसको मूवमेंट करवा सकते हैं, हम उसको एक तरह से वॉइस दे सकते हैं। लगेगा ही नहीं कि क्या एक्चुअल पिक्चर है और कौन सी जो डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वो पिक्चर है। ठीक है, सो कहने का मतलब ये कि जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है ये एक तरह से बहुत ज्यादा यूजफुल भी है और डेंजरस भी है। डेंजरस कैसे, क्योंकि यहां पे एक तरह से किसी भी फोटो को हम लोग लेकर उसको एडिट कर रहे हैं और उसको हम लोग वीडियो का रूप दे रहे हैं। सो यहां पे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो रही है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। और हम लोग जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन द केस ऑफ के.एस. पुट्टास्वामी केस इन 2017, जो के.एस. पुट्टास्वामी केस हुआ था, उसमें ये चीज साफ साफ कही है कि जो राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, जो राइट टू प्राइवेसी है वो आपका फंडामेंटल राइट में आता है। सो ये चीज के.एस. पुट्टास्वामी केस में कही गई है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो अब एथिकल इश्यूज क्या है यहां पे इन्वॉल्व, इन सारे केसेस में एथिकल इश्यूज क्या क्या है। पहली चीज आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यह आ गई आपकी पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज आ गई आपकी इम्पार्शियलिटी एंड बायसनेस। ठीक है, अभी बीच में ब्लू टिक्स का बहुत ज्यादा इशू हुआ था कि किसको मिले किसको नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा बायसनेस है, बहुत ज्यादा इम्पार्शियलिटी है। ठीक है, जो भी एल्गोरिदम्स हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, सो ट्विटर अपना एक अलग से एल्गोरिदम लेकर आ रहा है और वो ब्लू टिक के साथ भी यहाँ पे
कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। सो कंप्लायंस विद द लोकल लॉज, मतलब कि जिस भी कंट्री में ट्विटर अप्लाई है या वहां पे वर्किंग है, सो उस कंट्री के हिसाब से वहां का जो लॉज है उसको अधेयर करना होगा, ठीक है। एंड नॉन अधेरेंस टू डेटा प्राइवेसी एंड डिजिटल कोड, जो कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल मीडिया विच इज ट्विटर एंड इट्स स्टेटस राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। सो ये आपका दिस इज रिलेटेड टू योर GS1 इंडियन हिस्ट्री एंड मूवमेंट, ठीक है। सो यहां पे दो न्यूज है। पहला न्यूज अबाउट द एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज, ये क्या चीज है, मैं ये पढ़ने की जरूरत है। दूसरा है कि इस बार किस बुक को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज मिला है। सो देखते हैं। रामचंद्रा's बुक विच इज रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, ये जो बुक का नाम है, इस बुक ने 2023 का एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज का खिताब जीता है, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आए कि विच बुक हैज वॉन द रीसेंट एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर द ईयर 2023, so that is your Ramachandra Guha's book which is Rebels Against the Raj, Western Fighters for India's Freedom, okay। अगर मैं बात करूं इस बुक की, सो इस बुक में बेसिकली स्ट्रगल दिखाई गई है ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, ओके, और कैसे 47 आते आते ये एंड हुआ। सो यहां पे बेसिकली मॉडर्न इंडिया, यहां पे मॉडर्न इंडिया को यहां पे कवर किया गया है, ओके। और ये बुक जो है ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स और डिफरेंट जितने भी यहाँ पे पर्सनालिटीज हैं उनके लिए भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। नाउ अगर मैं इस अवार्ड की बात करूं, सो इस अवार्ड में क्या होता है, दिस इज बेसिकली ए हिस्टोरिकल बायोग्राफी, ठीक है, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2003। सो इसके जो रूट्स हैं, इस प्राइज के जो रूट्स हैं वो 2003 से जुड़े हुए हैं। इन द मेमोयर ऑफ एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड, ओके, द ब्रिटिश ऑथर, सो शी वॉज द ब्रिटिश ऑथर, बायोग्राफर एंड हिस्टोरियन, और इसमें प्राइज अमाउंट भी है विच इज द 5000 पाउंड्स, ओके। यहां पे प्राइज अमाउंट रखा गया है और ये जो प्राइज है ये एनुअली दिया जाता है, मतलब कि इट इज गिवन वंस इन अ ईयर, एनुअली, ठीक है। और अगर बात करूं इस अवार्ड की, सो इट इज सेलिब्रेटिंग इट्स 20th एनिवर्सरी दिस ईयर, और द प्राइज recognizes the books that shed light on the lives of notable individuals and their impact in the history। कोई भी ऐसा महान व्यक्ति हो जिसके बारे में हम लिखें, पढ़ें और उसका इम्पैक्ट कैसे सोशल लाइफ के ऊपर पड़ा, वो भी यहाँ पे इसको देखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ऑथर ग्रेट स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखे, उनकी जो लाइफ है, उनके जो बहुत ही बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, अगर उनके बारे में लिखे, सो वो बुक भी कहीं ना कहीं एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज के लिए आगे आएगी। सो बेसिकली ये जो प्राइज है ये कोई भी इंडिविजुअल जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स द इम्पैक्ट इन द हिस्ट्री, उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है।
टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। Let's see next topic. So, the Kari Inshad mango. So, ये जो कारी इंशद मैंगो है, ये कारी इंशद मैंगो क्या है देखते हैं। सो बेसिकली इसको अभी अभी जीआई टैग मिला है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग। सो क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट की एक जेन्युइनिटी होती है, मतलब वो कहाँ से ओरिजिनल है वो मालूम पड़ता है। मतलब बेसिक ऑथेंटिसिटी, बेसिक ऑथेंटिसिटी किसी भी प्रोडक्ट की जहां से डिराइव होती है, उस जगह को, उस सामान के लिए जीआई टैग दिया जाता है कि हाँ ये जो सामान है ये स्पेशली यहीं पे बनता है। ओके, सो न्यूज में जो करी मैंगो है, सो करी मैंगो कहाँ का है? बेसिकली ये कन्नड़ का है। दिस इज फ्रॉम योर उत्तरा कन्नड़ा। एंड उत्तरा कन्नड़ा की बात करूं, सो यहां पे इसने ये चीज जीआई टैग को हासिल किया है। ओके, एंड ये जो चीज है विच इज योर करी इंशद मैंगो, इट इज एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज ऑफ मैंगो, और इसको एक्सपोर्ट क्वालिटी में भी रखा गया है। सो उत्तरा कन्नड़ा, पहली बात कि उत्तरा कन्नड़ा से ये न्यूज आ रही है कि यहाँ पे जो करी मैंगो फेमस है उसको जीआई टैग मिला है। दूसरी चीज ये कि दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज ऑफ मैंगो। दूसरी चीज ये, थर्ड चीज ये कि इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ओके, नाउ अगर जीआई टैग के बारे में बात की जाए, सो बेसिकली दिस इज एन एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, चाहे वो हाथ से बनाया हो या चाहे वो नेचुरल हो। ठीक है, उन सारी चीजों को जीआई टैग दिया जाएगा जो कहीं से एक तरह से डिराइव हो रहे हैं या कहीं के वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑथेंटिसिटी को डिराइव करते हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं कि जो जीआई टैग है इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, ये कब तक रहता है वैलिड? सो द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई टैग इज वैलिड फॉर द ईयर ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल तक ये चीज वैलिड रहती है। ठीक है, सो जो अभी अभी करी मैंगो है उत्तरा कन्नड़ा की, सो इसके लिए अभी 10 ईयर्स तक का इसको यहां पे जीआई टैग दिया गया है, और ये टाइम टू टाइम रिन्यू भी होता रहता है। सो दिस इज अबाउट द जीआई टैग। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ है तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज अबाउट डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। सो यहां पे डाइमिथाइल ईथर क्यों है यहां पे न्यूज में? पहली बात तो ये आपका टॉपिक आ जाता है जीएस पेपर 3, GS3 साइंस एंड टेक। ठीक है, टॉपिक पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सो डाइमिथाइल ईथर के बारे में बात की जा रही है। सो इंडिया का सबसे पहला 100% डाइमिथाइल ईथर फ्यूल्ड व्हीकल अभी अभी यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, ये तो आ गई न्यूज। अब कंटेंट आता है हमारा डाइमिथाइल ईथर। ये डीएमई क्या चीज है देखते हैं। सो डीएमई बेसिकली इट इज ए रिन्यूएबल एंड क्लीन बर्निंग ऑल्टरनेटिव फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ठीक है, फिर यहां पे कोल हो गया,
सो ये सारी चीजें क्या हैं, जब इनको बर्न किया जाएगा सो यहाँ पे कार्बन का प्रोडक्शन होता है, और जहां पे कार्बन का प्रोडक्शन होगा वहां पे ग्लोबल वार्मिंग भी होगी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो जो डाइमिथाइल ईथर है दिस इज बेसिकली ए क्लीन फ्यूल, ये साफ फ्यूल है। साफ फ्यूल क्या मतलब हुआ कि व्हेन इट बर्न्स इट डज नॉट लेज एनी रेजिडुअल आफ्टर बर्निंग। क्या मतलब हुआ कि बर्न करने के बाद ये कोई भी अपने साथ रेजिडुअल सामान नहीं छोड़ता, मतलब कि इट बर्न्स कंप्लीटली, इसके बाद कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, इसके बाद कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, मतलब बर्निंग के बाद कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता, अनलाइक इन फॉसिल फ्यूल एंड कोल्स जो कि कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और ये जो क्लीन बर्निंग ऑल्टरनेटिव है इसको यूज किया जा सकता है इन वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। सो इस पे अभी और भी रिसर्च करने की जरूरत है कि जो डाइमिथाइल ईथर है इसको और कैसे कैसे इंप्रूव किया जाए सो दैट इट कुड बी यूज्ड इन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द फ्यूचर। ठीक है, जैसे कि फ्लाइट्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, ट्रेन्स हो गए, कार, स्कूटर्स, बाइक्स, सो इन सब में कैसे कैसे डीएमई को यूज किया जाए उसकी अभी यहाँ पे रिसर्च चल रही है। और अगर डाइमिथाइल ईथर की बात करूं सो गैसियस फॉर्म में ये बेसिकली इट इज ए कलरलेस गैस। अगर गैसियस फॉर्म की बात करें सो ये कलरलेस गैस यहाँ पे होता है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोड्यूस होता है ये बायोगैस से, रिन्यूएबल एनर्जी से, नेचुरल गैसेस से। ठीक है, और इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे हैं जो ऑलरेडी इन पे रिसर्च कर चुकी हैं और उन पे काम भी कर रही है, मतलब कि वो उनको अप्लाई भी कर रही हैं। पहला है जापान, फिर है यूएसए, चाइना, स्वीडन, डेनमार्क, कोरिया। सो ये सारी कंट्रीज अभी रिसेंटली डीएमई को यूज कर रही हैं। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज डीएमई, डीएमई बेसिकली इज अ क्लीन बर्निंग फ्यूल, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि दिस इज ए कलरलेस गैस। तीसरी चीज ये कि ये कहां से बनता है, दिस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉलेड्रम। सो कॉलेड्रम क्या चीज देखते हैं ये, दिस विल कम अंडर योर GS3 साइंस एंड टेक। सो व्हाट इज कॉलेडम, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉलेडम। सो कॉलेडम की बात की जाए सो दिस इज ए बेसिकली अ डिवाइस। ये क्या होता है देखते हैं। सो it is a class D medical device that is made from the extracellular matrix of pig's gallbladder tissue engineered into a membrane forms of scaffold। मतलब कि यहाँ पे जो पिग का गॉल ब्लैडर है, ठीक है, उसको इंजीनियर करके यहाँ पे एक तरह से मेडिकल डिवाइस बनाया जा रहा है। इसका एडवांटेज क्या है, फर्स्ट चीज आती है दिमाग में। सो इसका एडवांटेज है कि इट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड फास्टर हीलिंग ऑफ वेरियस स्किन वुंड्स, पहली चीज। दूसरी चीज इंक्लूडिंग बर्न्स एंड डायबिटिक वुंड्स, मतलब कि जो लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे ये चीज यूजफुल हो सकती है, ये जो कॉलेडम है। नाउ कॉलेडम की बात करूं सो दिस इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ट्रीटमेंट कॉस्ट। जो महंगे महंगे ट्रीटमेंट कॉस्ट्स होते हैं वहां पे इसकी रिडक्शन की बात की गई है। ओके, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो ये प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी हो जाता है। नाउ सिग्निफिकेंस, ये जो डेवलपमेंट है दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर
इंडिजीनियस डेवलपमेंट, मतलब कि ये इंडिया में ही बना है, इन द फील्ड ऑफ एनिमल डिराइव्ड मेडिकल डिवाइसेस. सो दिस कंसेप्ट इज बेसिकली इज अ एनिमल डिराइव्ड मेडिकल डिवाइस मीटिंग ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, अगर बात करें मेडिकल डिवाइसेस की, सो यहां पे दो तरह के होते हैं मेडिकल डिवाइसेस. फर्स्ट इज योर क्लास ए. क्लास ए का मतलब होता है बीइंग एट लो रिस्क, और दूसरा होता है क्लास डी. इसका क्या मतलब तो होता है बीइंग एट हाई रिस्क, मतलब कि कितना रिस्की है कोई डिवाइस, उसको क्लास ए और क्लास डी की जो कैटेगरीज है उनमें रखा जाता है. ठीक है, नाउ जो यहाँ पे क्लास डी मेडिकल डिवाइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड आर यूज्ड फॉर क्रिटिकल मेडिसिनल पर्पसेस. ठीक है, और क्लास डी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और रिगरस इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है ताकि इंश्योर किया जा सके कि वहाँ पे सेफ्टी और एफिकेसी है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कॉलिडम. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट विलफुल डिफॉल्टर. ये टॉपिक आपका आ जाता है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड. इंडियन इकोनॉमी GS3. ठीक है, देखते हैं टॉपिक क्या है. सो हु इज विलफुल डिफॉल्टर. सो ऐसा इंडिविजुअल या ऐसी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफॉल्ट कर जाए ऑन द पेमेंट ऑब्लिगेशन. जब पेमेंट की बात आए तो वापस ना आए. बहुत लोग होते हैं ना कि उधार लेके फिर वापस नहीं करते हैं, सो उनको कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर. ठीक है, नाउ इसी से एक लिंक, एक टॉपिक आता है विच इज NPA. अब ये NPA क्या होता है आपने सुना होगा. दिस इज बेसिकली ए बैंकिंग टर्म. सो NPA स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ऐसे एसेट्स जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? देखिए, फॉर एग्जाम्पल बैंक ए है, यहां पे बैंक ए है, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो लेट सपोज 10,000 करोड़ की है. ठीक है, इतना क्लियर है. नाउ बैंक ए ने क्या किया कि इसने इंडिविजुअल ए को इसने 5,000 करोड़ का लोन दे दिया. नाउ जो बचे 5,000 करोड़ हैं वो बैंक के पास अभी हैं, बट जो रिमेनिंग 5,000 थे जो वापस नहीं आ रहे हैं, सो ये जो एसेट होगा इसको कहा जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट. क्यों? क्योंकि ये एसेट जो है ये बैंक की वर्किंग में नहीं है. ये जो बैंकिंग सिस्टम है उसके सिस्टम में ये इन्वॉल्व नहीं है. दैट इज वाई दिस वुड बी कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर द पर्टिकुलर बैंक. ठीक है, नाउ यही चीज यहां पे लिखी है, ध्यान दीजिएगा एक बार. व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट? सो दिस रेफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स या कोई भी एडवांसेस दिए जाएं दैट आर इन डिफॉल्ट और आर इन द एरियर्स ऑन स्केड्यूल्ड पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट. ठीक है, सो यहां पे डेट हो जाता है. क्या होता है NPA में? क्या होता है, जो इंडिविजुअल है वहां पे डेट में आ जाता है और वो पे बैक नहीं कर पाता. डेट की वजह से यहां पे NPA बनता है. बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो डेट होता है डेट इज क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग. कब? व्हेन द लोन पेमेंट्स हैव नॉट बीन मेड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 90 days. मोस्ट इंपॉर्टेंट, NPA कब बनेगा? 90 days. कोई भी कैपिटल अगर दिया जा रहा है किसी को भी इन अ फॉर्म ऑफ
एडवांसेस और इन अ फॉर्म ऑफ लोन, और वो लोन अगर 90 डेज के अंदर अंदर उसका पहला जो भी प्रिंसिपल है वो वापस नहीं आता, तो वहां से एनपीए बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि कितना नंबर ऑफ डेज से एनपीए बनना शुरू हो जाता है, दैट इज योर 90 डेज, दैट इज योर 90 डेज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनपीए एंड विलफुल डिफॉल्टर, जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Let's see next topic. Next is about Global DPI Summit. Global DPI Summit. DPI क्या होता है? Digital Public Infrastructure. Digital Public Infrastructure. Now, अगर बात करूं इस स्ट्रक्चर की, जो G20 का जो थर्ड मीटिंग हुआ, ये हुआ था ऑन द डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप विच इज DEWG। सो DEWG की जो मीटिंग हुई है वो G20 में हुई है, और हम सब जानते हैं कि G20 की जो प्रेसिडेंटशिप है वो इस बार कौन होल्ड कर रहा है? ये होल्ड कर रहा है हमारा इंडिया। सो इंडिया हैज द प्रेसिडेंटशिप ऑफ G20's लीडरशिप। ओके, नाउ अगर इस ग्रुप की बात की जाए, सो ये कमेंस हुआ था इन पुणे महाराष्ट्र, और इस ग्रुप में ही ग्लोबल डीपीआई की यहां पे बात की गई विच इज द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ अगर इस डीपीआई की बात की जाए, सो यहां पे ये क्या है? सो दिस इज बेसिकली ए अलायंस। ये बेसिकली एक तरह से अलायंस है बहुत सारी कंट्रीज का, जो कि एकजुट होकर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2-3 कंट्रीज हैं, ठीक है, वो आपस में मिलके मान लेते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत है उसमें ये लोग सहयोग अपना कर सकते हैं। नाउ ये कैसे मुमकिन है? ये तभी मुमकिन है जब वहां पे ग्लोबल डीपीआई होगा। सो G20 नेशंस में यहां पे जितने भी मेंबर कंट्रीज G20 में, इनमें सब पे ये ग्लोबल डीपीआई लागू होता है। सो इन फ्यूचर कभी भी अगर कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जाए, सो G20 वहां पे सबसे आगे आएगा। क्यों? क्योंकि G20 में देखा जा रहा है कि यहां पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। ओके, इसको एक और नाम दिया जा रहा है विच इज वन फ्यूचर अलायंस। सो डीपीआई को वन फ्यूचर अलायंस भी कहा गया है। सो टेक्नोलॉजी देखिए, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। ठीक है, सो दिस विल इंप्रूव द पीपल्स लाइफ। जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो सिटीजन्स हैं ऑफ डिफरेंट नेशंस, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो इंप्रूव हो सकेगी बाय दिस इनिशिएटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर क्वेश्चन आए कि डीपीआई समिट इज लिंक्ड टू व्हाट, सो दिस विल कम अंडर द G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, अब बात किया जाए अगर इंडिया के रोल की, सो इंडियाज रोल एज अ टेस्ट केस फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाज अंडरस्कोर्ड। और इंडिया ने आर्मेनिया
सीरा लियोन एंड सूरीनाम के साथ ये चीज जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इस चीज को यहां पे लाया गया है और लार्ज स्केल पे इस चीज को इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर हीट वेव। हीट वेव टॉपिक आपका GS 3 में आ जाता है, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक। ठीक है, GS 3 साइंस एंड टेक में आ जाता है हीट वेव। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हीट वेव। सो मैं अगर बात करूं हीट वेव की, देखिएगा हीट वेव इन इंडिया, अगर प्लेन्स की बात की जाए, सो प्लेन्स है वहां पे अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है, प्लेन्स की बात हो रही है, प्लेन्स पे अगर 40 तक तापमान पहुंच जाता है, सो वहां पे कहा जाएगा कि वहां पे हीट वेव हो रही है। और वही अगर हिली एरियाज जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया आपका, सो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है अगर वहां पे देखा जाए, सो वहां पे अगर 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाए तो वहां पे कहा जाएगा कि हिली एरियाज में जो हीट वेव है वो आ चुकी है। सो 30 फॉर हिली एरियाज एंड 40 फॉर प्लेन्स। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, if the normal maximum temperature of a station is less than or equal to 40 degrees Celsius, then an increase of 5 to 6 degrees Celsius from the normal temperature is considered to be the heat wave condition। माने कि जो 40 है, मान लेते हैं कि कोई प्लेन है, जैसे कि मध्य प्रदेश ले लेते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश का है रीजन। नाउ मध्य प्रदेश में फॉर एग्जांपल अगर यहां पे टेम्परेचर पहुंच जाए 40 तक का, और यहां पे अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज हो 5 to 6 डिग्री सेल्सियस का, तो ही वहां पे कहा जाएगा कि हाँ एक पर्टिकुलर रीजन में हीट वेव आ चुकी है।